अगर आप इंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है और ओएमआर शीट पे फिल करना होता है, तो इसलिए हमारा भी तरीका यहाँ डिफरेंट होने वाला है। स्वागत है आपका सेंटर फॉर एजुकेशन में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देखते हैं। चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टिविटी, और इसके यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड देयर यूजेस। आज के लेक्चर में इन्हीं सारे टॉपिक को लेकर स्टडी करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज following through a particular area in a unit time। समझिए इसे, amount of charge following through a particular area in a unit time। अगर सपोज कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर का ये पोर्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर कुछ अमाउंट चार्ज फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम, तो ये आपको बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी डेफिनेशन में रेट टर्म आता है तो आप ये समझिए कि वैल्यूज को टी से डिवाइड करना है, टाइम को डिवाइड करना है। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, यहाँ पे वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको पावर मिलेगी। वैसे ही आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या होता है? करंट होता है। एक फेमस डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम देंगे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उससे करंट पास नहीं करता क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस डेफिनेशन में यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो पहला माइनस लगा है वो बता रहा है कि टोटल वैल्यू माइनस नेगेटिव में है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए कितना छोटा ये अमाउंट है। अगर पावर में माइनस में हो इंटू 10⁻⁻19 तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। अगर मैं कहूँ कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज के लिए आपको यूनिटरी मेथड यूज करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, a current of 0.5 ampere is drawn by the filament of electric bulb in 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through that bulb. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपके करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर है और टाइम गिवन है 10 मिनट। ये तो गिवन वैल्यू आप लिख दीजिए, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड T इक्वल टू 10 मिनट। और जैसे कि अभी मैं बताया था आप लोगों को कि करंट होता है Q अपॉन T। यहाँ से आपको चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? चार्ज इक्वल टू Q इंटू टी। वैल्यूज पुट करेंगे, चार्ज इक्वल टू IT। I का वैल्यू गिवन है आपका 0.5 एम्पियर और टाइम दिया है 10। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5 कूलम। लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पे ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि आपको जहन में रखना है कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है वो मिनट में दिया है, तो पहले टाइम का यूनिट
मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही टाइम को कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा टाइम 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 600, फिर उसके बाद आप टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम। तो अगर आप इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट का ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा यूनिट के हेर फेर की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के आप ध्यान रखेंगे। और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसे देखते हैं। Electric potential and the electric potential is the potential energy of a unit charge in any electric field is called electric potential, and the unit of electric potential is volt. And next one is potential difference. It is the difference of potential between 2 points. अगर हम 2 पॉइंट्स देखते हैं तो 2 पॉइंट्स में पॉइंट्स A एंड पॉइंट्स B जिसका पोटेंशियल VA एंड VB है, और इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लाइक VA माइनस VB यहाँ 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर हम दूसरा डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। क्या कहा? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमें काम करना पड़ेगा, किसके लिए? चार्ज को मूव करने के लिए, तो वही हमारा वर्क डन जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लाइक इसको हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिसे W अपॉन Q लिख सकते हैं। अगर इसका यूनिट दें तो जूल अपॉन कूलम, और जूल अपॉन कूलम को हम ये भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। तो यूनिट का हेर फेर जो है आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट यूनिट पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम कंप्लीट लेक्चर करेंगे। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो मैं ब्रीफ में जाऊंगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आपका करंट जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू कम होगा। ये आपका होता है ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला आपको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ से आपके 2-3 ये फार्मूला आपको मिल जाएंगे। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नया टर्म आया है R, जो कि रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो एक उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। बस यही है आपका रेजिस्टेंस। इसका यूनिट आपका ओम होता है। एंड फॉर व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स। कौन कौन चीजें हैं जिसपे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है? तो फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L upon A, where I is the resistance, rho is the resistivity, L length and A is the area। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू रो पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो जो होता है रेजिस्टिविटी, रो जो होता है आप मटेरियल के रेजिस्टिविटी होता है वो फिक्स होता है, और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज होता है। अगर लेंथ हमारा बड़ा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर लेंथ कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, वो बेस्ट होता है। इसीलिए देखते हैं घर में जब वायर जो लगता है फ्रीज वगैरह के लिए, जो इसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, वहाँ पे मोटे वायर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और यहीं पे अगर मटेरियल्स की बात आया तो देख लेते हैं मटेरियल्स के भी बारे में।
मटेरियल्स को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, एलॉयज एंड आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर। इसका मैं ब्रीफ ये दे रखा हूँ। इसमें रेजिस्टिविटी का वैल्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये वैल्यूज। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। और अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट है, how much current will electric heater coil draw from a source of 220 volt if the resistance of the heater coil is 100 ohm। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये। पहला पार्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस गिवन है, आपका वोल्टेज गिवन है, और दूसरे भी पार्ट में अगर देखें तो आपका ये आपके हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है और सेम वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V अपॉन R होता है। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और I इक्वल टू V अपॉन R होता है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपका डिवीजन में आपको सोचने लगेंगे। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक होता है। अगर न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो वैल्यू जो है हमेशा पॉइंट में आएगा, छोटा वैल्यू आएगा। इसलिए अगर ऑप्शन में पॉइंट्स वाले जो वैल्यू दिए हैं वहां पे फोकस कीजिए। अगर 1 से बड़ा है तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए पॉइंट्स वाले। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरे पार्ट्स में वहीं आपके वोल्टेज गिवन है, तो 220 डिवाइडेड बाई 100 आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। यहाँ पे सेम सोर्स है 220 वोल्ट, लेकिन एक जगह बल्ब है और एक जगह हीटर कॉइल है। दोनों जगह आपका करंट डिफरेंट आ रहा है। एक जगह 0.18 एंड एक जगह आपका आ रहा है 2.2 एम्पियर। तो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होने पे करंट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, a wire of given material having length L and area of cross section A has resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L upon 2 and the area of cross section 2A? तो इस क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दिए हुए हैं। पहले सिचुएशन में आपके कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है आपका 4 ओम दे रखा है किसी कंडक्टर का, और उसका लेंथ L गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आप A ले लेंगे, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में मटेरियल सेम है और तो आपका रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन आपका यहाँ लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। लेंथ हो रहा है L/2 और एरिया हो रहा है 2A। तो आप यहाँ इसे सॉल्व करेंगे जब दूसरा सिचुएशन में, तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 आप लिखेंगे फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन अगर देखें तो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। L2 के जगह पे आप L/2 करेंगे और A2 के जगह पे 2A करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 रो L/A, जो कि ये फर्स्ट सिचुएशन के साथ। तो ये आपको फाइनली मिलेगा रो 1/4 रो L1 अपॉन A1। तो रो L1 अपॉन A1 जो वैल्यू है आपका R1 का है जो गिवन है 4, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर यहीं पे मैं रिमाइंड करूंगा आपको कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लेंदी तरीका नहीं अपनाना है। सोचिए जरा, पहले दो सिचुएशन दिए हैं। पहले सिचुएशन में हमारा जो है कह रहा है कि लेंथ L है, एरिया A है। दूसरे सिचुएशन में लेंथ हाफ हो रहा है और एरिया क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लेंथ हमारा कम होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा कम होता है। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो आपका करंट ज्यादा फ्लो होगा। अगर एरिया ज्यादा होता है तब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो फाइनली हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि दूसरी सिचुएशन में क्या रेजिस्टेंस पहले सिचुएशन से बड़ा होगा, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना और ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आए हों और ऑप्शन में कुछ दिए हों लाइक 5, 4, 3 एंड 1, तो क्या पुट करेंगे आप, कैसे आप निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट सिचुएशन में 4 ओम आपका दिया हुआ है
तो नेक्स्ट जो आपका मिलेगा रेजिस्टेंस कम ही होगा। तो ये 5 वाला टर्म तो ऐसे ही रिड्यूस हो गया, खत्म। और 5 और 4 वाला जो है वो भी एलिमिनेट हो गया, बचा आपका 2। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं एलिमिनेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें।